अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप टेंस से पार्ट 2। लास्ट टाइम हमने पार्ट 1 पढ़ा ग्रुप टेंस का, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ का हमने ग्रुप 10 पढ़ा। एटॉमिक रेडिया है, आयोनिक रेडिया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इनके हमने वेरिएशन पढ़ी टॉप टू बॉटम ग्रुप में भी और लेफ्ट टू राइट पीरियड में भी। आज हम 4 और प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उनका ग्रुप 10 पढ़ेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, वो कौन सी प्रॉपर्टीज है? 4। हाइड्रेशन एनर्जी क्या है और हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू एस ब्लॉक के अंदर टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है या लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती है, तो इनकी वेरिएशन क्या होगी, आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रॉपर्टी पे भी डिस्कस करेंगे और उनके अलावा डेंसिटी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो आज हम इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का ग्रुप 10 पढ़ेंगे, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की वेरिएशन पढ़ेंगे, टॉप टू बॉटम भी और लेफ्ट टू राइट भी। कौन सी प्रॉपर्टी इनमें से टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है और कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जिनकी वैल्यू इनमें से लेफ्ट टू राइट इंक्रीज या डिक्रीज होती है। ठीक है, तो चलें हाइड्रेशन एनर्जी, सबसे पहले ये हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइड्रेशन एनर्जी का ट्रेंड पढ़ेंगे कि हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। एक्चुअली आपको पता है कि जो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं ना, वो सारे मेटल है और आपको ये भी पता है कि मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं ना, ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद ये आयन बना लेते हैं, ये आयन में चेंज हो जाते हैं। ये कौन से आयन बनाते हैं? ये केटाइन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पॉजिटिव आयन बनाते हैं, केटाइन। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और ये केटाइन की फॉर्म में रहते हैं, ये आयन बनाते हैं। ठीक है, अब जब मुझे आप बताएंगे कि जब ये केटाइन बनाते हैं, ठीक है, ये केटाइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। अब अगर हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स के आयन को अगर हम पानी में ऐड करें, किसके अंदर? अगर एस ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके जो केटाइन्स हैं आयन, अगर आप उनको पानी में अगर ऐड करेंगे तो पानी के मॉलिक्यूल्स उन केटाइन्स को, एस ब्लॉक के केटाइन को क्या करेंगे? चारों तरफ से अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि चार्ज की वजह से। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको समझाऊं थोड़ा सा डायग्रामेटिक, मान लो अगर ये है, सपोज करें, ये देखें अब ये, ठीक है, मान लो ये पानी है, इस पानी के अंदर अगर मैं एस ब्लॉक के केटाइन अगर पानी में ऐड कर दूं, जैसे ये आपको पता है कि यहाँ पर कर दूं, ये सोडियम है केटाइन और यहाँ पर ये देखें मैग्नीशियम है। ठीक है, आपको पता है कि जब एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जो केटाइन हैं पॉजिटिव आयन से, अगर आप उनको पानी में ऐड करेंगे तो पानी में जैसे ही ऐड करेंगे तो वो पानी के अंदर तो मौजूद होंगे, लेकिन पानी के अंदर जैसे ही ऐड करेंगे तो उन आयंस को पानी के मॉलिक्यूल चारों तरफ से अट्रैक्ट करेंगे चार्ज की वजह से। मैंने यहाँ पर लिखा हूँ कि जैसे यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इसको अट्रैक्ट करेंगे वाटर के, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स में पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होती है। तो एस ब्लॉक के जो केटाइन से अगर वो पानी में होंगे तो पानी के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल अपनी नेगेटिव साइड से इन आयंस को चारों तरफ से अट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे ये केटाइन है, अब पानी के मॉलिक्यूल अपनी ऑक्सीजन की साइड से इसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, चारों तरफ से अट्रैक्ट करेंगे। कुछ पानी के मॉलिक्यूल इस साइड से अट्रैक्ट करेंगे इस तरीके से, कुछ पानी के मॉलिक्यूल ना इस साइड से अट्रैक्ट करेंगे, तो इस तरीके से पानी के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इनको अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप कह रहे हैं कि सर पानी के मॉलिक्यूल्स जो केटाइन है ना एस ब्लॉक के, उनको क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी तरह मैग्नीशियम को, केटाइन को, इसके ऊपर भी डबल पॉजिटिव चार्ज है, तो मैग्नीशियम को भी चारों तरफ से क्या करेंगे, इसको भी अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, इसको भी पानी के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह तो पानी के अंदर अगर केटाइन मौजूद हो एस ब्लॉक के, तो उन केटाइन्स को पानी के मॉलिक्यूल चारों तरफ से अट्रैक्ट करते हैं अपनी नेगेटिव चार्ज के जरिए से। ठीक है, अब मुझे आप बताओ कि यहाँ पर ये केटाइन पड़े हुए हैं पानी के अंदर, सोडियम केटाइन, मैग्नीशियम केटाइन, एस ब्लॉक के, कोई भी केटाइन हो, लिथियम, सोडियम, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अगर केटाइन पानी में मौजूद होंगे तो फिर इन केटाइन्स के ऊपर होती है पॉजिटिव चार्ज। फिर ये पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके पास होती है पार्शियली नेगेटिव चार्ज। तो ये पानी के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, अपनी नेगेटिव साइड से, किसकी, अपनी नेगेटिव साइड से इन
आयंस को चारों तरफ से क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो आपके सामने खुद बताओ क्या हो रहा है कि आयंस को पानी के मॉलिक्यूल चारों तरफ से अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। और पानी के मॉलिक्यूल्स का केटाइंस को या एनाइंस को, किसी भी आयन को, पानी के मॉलिक्यूल्स का आयंस को चारों तरफ से अट्रैक्ट करना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइड्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन किसे कहते हैं, ऐसा प्रोसेस जिसमें केटाइंस के सराउंडेड कौन अट्रैक्ट हो, वाटर के मॉलिक्यूल्स अगर अट्रैक्ट है, हम ऐसे क्या कहते हैं, हाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इस प्रोसेस को हम नाम देंगे क्या, दिस प्रोसेस कॉल्ड द हाइड्रेशन। तो ये क्या हो रहा है, हम कहेंगे ये हाइड्रेशन हो रही है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, हाइड्रेशन, हम इसे हाइड्रेशन नाम देंगे। ठीक है, हाइड्रेशन, इसको हम हाइड्रेशन कहेंगे। ठीक है, तो ये हाइड्रेशन है। मींस वाटर के मॉलिक्यूल्स जब केटाइन को चारों तरफ से अट्रैक्ट करे तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रेशन। अब ये तो हो गया हाइड्रेशन। तो हमने कहा केटाइन के साथ पानी के मॉलिक्यूल चारों तरफ से अट्रैक्ट करते हैं, मींस हाइड्रेशन करते हैं। ये तो हो गई हाइड्रेशन। अब ये हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी किसे कहते हैं। आप मुझे बताओ कि यहाँ पर केटाइन के साथ कौन अट्रैक्ट कर रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल अपनी नेगेटिव साइड से अट्रैक्ट। अब आप मुझे ये भी बताओ कि यहाँ पर ये जो केटाइन और पानी के मॉलिक्यूल के दरमियान में जो अट्रैक्शन है, कौन सी अट्रैक्शन है, किसके जरिए से। आप कहेंगे सर चार्जेस के जरिए से अट्रैक्शन है, लेकिन ये चार्ज के जरिए से अट्रैक्शन तो है, लेकिन आप इसको आयोनिक बॉन्ड नहीं कहना। आयोनिक बॉन्ड तब कहते हैं जब फुली पॉजिटिव फुली नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट हो। यहां पर फुली पॉजिटिव है, पॉजिटिव फुली है, लेकिन आपका जो नेगेटिव है वाटर का वो पार्शियली है। तो अगर फुली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट है तो हम इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहते हैं कि जो चार्ज के जरिए से अट्रैक्शन हो। तो यहां पर ये केटाइन और ये पानी के मॉलिक्यूल में जो है ये क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। तो हम कह सकते हैं केटाइन और पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में चार्ज के जरिए से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है। और आपको पता है कि जहां अट्रैक्शन होती है वहां एनर्जी रिलीज होती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर भी जो अट्रैक्शन हो रही है केटाइन और पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, तो हमने कहा जहाँ अट्रैक्शन होती है वहाँ एनर्जी रिलीज होती है। तो हम यहाँ पर भी तो कह सकते हैं ना कि यहाँ पर भी क्या हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है। किसके, पानी के मॉलिक्यूल्स और केटाइन के इनके दरमियान में अट्रैक्शन हो रही है। तो हमने कहा कि जैसे ही पानी के मॉलिक्यूल इस केटाइन को अट्रैक्ट करते हैं तो इस अट्रैक्शन के जरिए से यहाँ से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है, जहाँ एनर्जी रिलीज होती है, वो जो एनर्जी रिलीज होती है ना यहाँ से अट्रैक्शन के जरिए से, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। मतलब ये प्रोसेस पूरा हाइड्रेशन, ये पूरा जो जितना भी प्रोसेस हो रहा है, मींस पानी के मॉलिक्यूल जब आयन को अट्रैक्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हाइड्रेशन कहते हैं। लेकिन इस हाइड्रेशन के दौरान, इस अट्रैक्शन के दौरान, पानी के मॉलिक्यूल आयन के दरमियान में जो अट्रैक्शन होती है, इस अट्रैक्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, जरूर अट्रैक्शन के दौरान एनर्जी, वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना अट्रैक्शन के दौरान, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। हमने कहा कि जितने भी केटाइन है एस ब्लॉक एलिमेंट्स के, उन सबको पानी के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करते हैं, और हमने कहा अट्रैक्ट करते हैं तो उस अट्रैक्शन से कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं, और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। चाहे वो फर्स्ट ग्रुप का पॉजिटिव आयन हो, चाहे सेकंड ग्रुप का, एस ब्लॉक के जितने भी पॉजिटिव आयन अगर आप पानी में ऐड करेंगे तो पानी के मॉलिक्यूल उनको चारों तरफ से अट्रैक्ट करेंगे और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी, और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, दैट्स हाइड्रेशन एनर्जी कहा जाता है। मैंने यहाँ पर लिखा है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, वो मिकदार एनर्जी की जो रिलीज हो निकले व्हेन केटाइंस ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट्स, जब फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के केटाइंस आर सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल, जब उन केटाइन के साथ अगर पानी के मॉलिक्यूल चारों तरफ से अट्रैक्ट होते हैं तो उस अट्रैक्शन के दौरान जो एनर्जी अमाउंट निकलती है, हम उस एनर्जी को इसका क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो हो गया हाइड्रेशन एनर्जी। अब हाइड्रेशन एनर्जी का ट्रेंड, ये जो हाइड्रेशन एनर्जी है ये ऊपर से नीचे इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, इनकी वैल्यू क्या है, तो इनकी वैल्यू की वेरिएशन क्या होगी। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि हाइड्रेशन जो एनर्जी है ना वो केटाइन के साइज पे भी डिपेंड करती है और नंबर ऑफ चार्ज पे भी डिपेंड करती है। मुझे एक बात बताओ, मान लो अगर आप मुझे बताओ कि इसमें ये केटाइन पड़ा हुआ है यूनी पॉजिटिव और यहाँ डाई पॉजिटिव केटाइन पड़ा हुआ है। अब आप मुझे बताओ कि पानी के मॉलिक्यूल इस यूनी पॉजिटिव केटाइन के साथ भी अट्रैक्ट करेंगे और इस डाई पॉजिटिव केटाइन मैग्नीशियम को भी अट्रैक्ट करेंगे। मुझे एक बात बताओ, ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल किसको अट्रैक्ट करेंगे, इस सिंगल पॉजिटिव वाले आयन को करेंगे डबल पॉजिटिव। आप कहेंगे सर डबल पॉजिटिव वाले केटाइन को पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि इनकी
इनके ऊपर चार्ज डबल होती है और इनकी साइज भी बहुत छोटी होती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जिस आयन के ऊपर चार्ज ज़्यादा होगी उसके साथ पानी के मॉलिक्यूल ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। जब पानी के मॉलिक्यूल ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे तो हमने कहा हाइड्रेशन एनर्जी भी ज़्यादा निकलेगी रिलीज। तो हम कह सकते हैं कि हमने कहा सोडियम के साथ अगर पानी के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करें हाइड्रेशन एनर्जी जो निकलेगी, मैग्नीशियम के साथ जब पानी के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करते हैं तो उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है वो ज़्यादा होती है सोडियम के मुकाबले में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर चार्ज ज़्यादा होगी केटाइन भी तो उसके साथ पानी के मॉलिक्यूल ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी पानी के मॉलिक्यूल की तो हाइड्रेशन एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज। तो इससे क्लियर हो गई बात कि जो सेकेंड ग्रुप वाले हैं वो डाई पॉजिटिव केटाइन उनके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज होती है और जो फर्स्ट ग्रुप वाले हैं उनके ऊपर यूनी पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो अब मुझे बताएंगे अगर फर्स्ट ग्रुप वाले केटाइन पानी में हो सेकंड वाले भी हो तो पानी के मॉलिक्यूल किसको ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, डाई पॉजिटिव वाले को, मीन सेकंड ग्रुप के केटाइन। तो हम कह सकते हैं कि जो सेकंड ग्रुप वाले केटाइन से उनके साथ पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं तो उनके साथ जब ज्यादा अट्रैक्ट होंगे तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट्स होते हैं उनकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि वो डबल पॉजिटिव आयन चार्ज लेते हैं। ठीक है, डबल पॉजिटिव की वजह से उनके साथ पानी के मॉलिक्यूल ग्रेटर अट्रैक्ट होते हैं जिसकी वजह से हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है। ठीक है, तो मैंने लिखा है हाइड्रेशन एनर्जी सेकंड वालों की ज्यादा होगी और फर्स्ट वालों की कम होती है। ठीक है, तो ये क्लियर। ये तो चलो अब हो गई बात, ये तो हाइड्रेशन एनर्जी हमने कहा ग्रुप में क्या, तो चार्ज डबल होगी तो अट्रैक्शन ज्यादा सिंगल है तो हम कह सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड वालों की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है क्योंकि उनके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज वाले आयन, ये डबल पॉजिटिव वाले केटाइन होते और इनके सिंगल पॉजिटिव वाले केटाइन। ठीक है, तो इनके साथ पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, इनके साथ कम, तो यहाँ एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी यहाँ कम होगी। ठीक है, अच्छा चलो अगर मैं बात करूं, अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में तो सबके ऊपर चार्ज सेम होती है। मान लो अगर मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं कि अगर मैं ऐसे कहूं जैसे ये पानी है, अगर इस पानी के अंदर ना मैं लिथियम का आयन भी पड़ा हो सपोज करें और सोडियम का आयन भी पड़ा हो और पोटेशियम का आयन भी पड़ा हो और रुबिडियम का आयन भी पड़ा हो और सीजियम का आयन भी पड़ा हो। ठीक है, मान लो ये पानी में सारे केटाइन, अब आप मुझे बताएं और सबके ऊपर यूनी पॉजिटिव चार्ज है, एक ही पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर ये पानी में पड़े हैं तो पानी के मॉलिक्यूल इस आयन लिथियम को भी अट्रैक्ट करेंगे, सोडियम को भी अट्रैक्ट करेंगे, पोटेशियम को भी अट्रैक्ट करेंगे, रुबिडियम सीजियम को भी। पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा किसको अट्रैक्ट करेंगे, हमने कहा कि जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा होगी, लेकिन हमने कहा यहाँ तो चार्ज सबके ऊपर सेम है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज है। तो हमने कहा अब किसको ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेंगे, तो याद रखो अगर चार्ज सेम है तो फिर पानी के मॉलिक्यूल उस आयन को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे जिस आयन की साइज छोटी होगी। तो इसका मतलब है कि अगर चार्ज सेम है तो फिर साइज का फैक्टर अप्लाई होता है, तो जिस आयन की साइज छोटी होगी उसके साथ पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि छोटी साइज वाला जो केटाइन होता है ना उसका न्यूक्लियस पानी के मॉलिक्यूल्स आउटर साइड करीब होता है, तो इसलिए पानी के मॉलिक्यूल को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब है कि लिथियम की साइज बहुत छोटी होती है, तो हम कह सकते हैं कि लिथियम के साथ पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, छोटी साइज की वजह से इसके साथ पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा, इसके साथ पानी के मॉलिक्यूल सोडियम के साथ इसके मुकाबले में कम अट्रैक्ट करें, इसके साथ और कम अट्रैक्ट करेंगे। तो इसी तरह पानी के मॉलिक्यूल साइज बढ़ेगी तो पानी के मॉलिक्यूलों की अट्रैक्शन कम होती जाएगी। जब पानी के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कम करेंगे तो एनर्जी भी रिलीज कम होगी, तो हाइड्रेशन एनर्जी भी रिलीज। तो आप मुझे बताएंगे आप यहाँ से कौन से आयन की ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है, तो हम कहेंगे लिथियम की, ड्यू टू स्मॉल साइज। हमने कहा ना कि अगर चार्ज सेम हो तो फिर साइज देखो, जिस केटाइन की साइज छोटी होगी उसके साथ पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्शन ज्यादा होगी पानी के मॉलिक्यूल की तो हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा रिलीज होगी। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केटाइन साइज। तो केटाइन की साइज के साथ इनवर्स है कि अगर केटाइन साइज में छोटा होगा तो पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। अगर केटाइन की साइज बड़ी होगी तो फिर पानी के मॉलिक्यूल कम अट्रैक्ट करेंगे और हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हाइड्रोजन किसके साथ, केटाइन की साइज के साथ। अब मुझे बताओ फैक्टर तो आपको आ गए, अब आप ट्रेंड बना सकते हो। आ जाए अब ग्रुप में, आप मुझे बताएंगे ग्रुप में हमने पढ़ा है कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम केटाइन की साइज बढ़ती है। हमने कहा केटाइन की साइज बढ़ेगी
तो फिर हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो मैंने लिखा है इन ग्रुप में हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है बिकॉज क्योंकि केटाइन की साइज बढ़ती है, तो साइज बढ़ने से पानी के मॉलिक्यूल की अट्रैक्शन कम होती है, तो हाइड्रेशन एनर्जी भी कम हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ट्रेंड लिखा है लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, छोटी साइज का, इसके साथ पानी के मॉलिक्यूल ज़्यादा अटैक करते हैं। सोडियम की साइज बड़ी है तो अट्रैक्शन कम होगी, तो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज कम होगी। पोटेशियम के साथ अट्रैक्शन और कम होगी, बड़ी साइज का, तो टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती जाती है। सीजियम की बहुत बड़ी साइज होती है, तो इसके साथ पानी के मॉलिक्यूल बहुत ही कम अटैक्ट होते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी कम। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा आयन है जो हमें हाइड्रेशन एनर्जी कम देता है, तो आप कहेंगे सीजियम। और आपको पता है मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी किससे मिलेगी फर्स्ट ग्रुप, तो लिथियम से। ठीक है, पहले तो सेकंड ग्रुप में भी यही ट्रेंड होगा। अगर आप सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड के अंदर भी हाइड्रेशन एनर्जी का यही ट्रेंड बनेगा। तो सबसे छोटी साइज का कौन होता है, बेरिलियम। हमने कहा कि बेरिलियम केटाइन की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि छोटी साइज का है। उसके बाद किसकी होगी, मैग्नीशियम की होगी। उसके बाद किसकी होगी, कैल्शियम की होगी। उसके बाद किसकी होगी, स्ट्रोंशियम की होगी। और उसके बाद किसकी होगी, बेरियम की होगी। ठीक है, तो सेकंड ग्रुप में भी ऐसा ही है। ठीक है ट्रेंड। चलो ये तो हो गया टॉप नंबर। और हमने यहाँ पे भी लिखा है वैल्यू, तो हमने कहा पीरियड में अगर बात करें पीरियड की, तो हाइड्रेशन एनर्जी पीरियड में इंक्रीज होती है। क्यों, बिकॉज क्योंकि लेफ्ट टू राइट, अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो केटाइन की साइज छोटी होती है। हमने कहा साइज छोटी होने की वजह से पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा अटैक। सिर्फ लेफ्ट टू राइट साइज छोटी नहीं होती, बल्कि चार्ज ऑन केटाइन इंक्रीज। हमने कहा चार्ज भी तो बढ़ रही है ना, लेफ्ट टू राइट जाएंगे मीन्स लेफ्ट पे फर्स्ट है, राइट पे सेकंड है, तो फर्स्ट से सेकंड की तरफ जाएंगे तो चार्ज भी डबल हो जाती है। और हमने कहा चार्ज डबल होने से पानी के मॉलिक्यूल की अट्रैक्शन ज्यादा होगी, और साथ साथ में इनकी साइज भी छोटी होती है, जिसकी वजह से इनकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है सेकंड वालों की एज अ कंपेयर फर्स्ट वालों की। तो लेफ्ट टू राइट हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि साइज केटाइन की छोटी हो जाती है और यहाँ पर चार्ज भी डबल हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू लिखी है। फर्स्ट ग्रुप में देखें लिथियम, फर्स्ट ग्रुप ये हाइड्रेशन एनर्जी। लिथियम के साथ जब पानी के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करते हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, माइनस का मतलब है रिलीज हो रही है कितनी, 499। ठीक है, इसी तरह सोडियम की 390 और इसी तरह पोटेशियम की 306। तो इसका मतलब टॉप टू बॉटम हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इसमें भी देखो बेरिलियम के साथ जब पानी के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करते हैं तो 2425 इतनी। ठीक है, और यहाँ पर 1891, तो 1562, तो यहाँ पर भी टॉप टू बॉटम हाइड्रेशन एनर्जी कम हो रही है। और अगर आप लेफ्ट टू राइट देखें वैल्यू के हिसाब से, तो लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है कि हाइड्रेशन लिथियम के साथ पानी के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करते हैं तो इतनी एनर्जी रिलीज, और बेरिलियम के साथ जब अट्रैक्ट करते हैं तो 2425। तो कितनी हो रही है, लेफ्ट टू राइट हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। तो मैंने यहाँ पर डायग्राम भी बनाया है, अगर आप देखें ट्रेंड का, तो टॉप टू बॉटम हाइड्रेशन एनर्जी डी फॉर डिक्रीज, तो टॉप टू बॉटम हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी और लेफ्ट टू राइट क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, रीजन भी मैंने आपको बताया। ये थी हाइड्रेशन एनर्जी और उसका ट्रेंड। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की टॉप टू बॉटम के इसकी वैल्यू की ट्रेंड क्या है, मींस इंक्रीज होती है इसकी वैल्यू या डिक्रीज होती है। तो ठीक है, तो चलें इस पर डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे पहले क्या है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आपको पता है कि कुछ एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं जब हम उनको इलेक्ट्रोड बनाते हैं। जब आप किसी एलिमेंट्स को इलेक्ट्रोड बनाएंगे, उसकी मेटल की प्लेट या कोई भी नॉन मेटल, आप उसको इलेक्ट्रोड बना के अगर सोल्यूशन में डिप करेंगे तो कुछ एलिमेंट्स, वैसे मैं आपको पहले जनरली समझा रहा हूँ, आपको पता है कि कुछ एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और कुछ एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, लेकिन हर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी और इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी हर एलिमेंट की अलग अलग होती है। तो जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी और इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी जितनी होगी वो उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाती है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने और इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत को जब हम इलेक्ट्रोड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं एलिमेंट्स, जब आप एलिमेंट्स को इलेक्ट्रोड बनाएं उस वक्त उसकी इलेक्ट्रॉन देने की या इलेक्ट्रॉन लेने की जो सलाहियत होती है वो उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाती है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
हम यहाँ पर दो होते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब हमने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन की जिनकी लॉस करने की टेंडेंसी है उनकी अलग अलग है, किसी की इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, किसी की इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी कम है। तो हर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी अलग अलग होती है। इसी तरह हर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी भी अलग अलग होती है। तो हम इलेक्ट्रॉन की लॉस करने की टेंडेंसी और गेन करने की टेंडेंसी को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि जो जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी होती है हम उसके पास कहते हैं इनके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होती है बहुत ज़्यादा, और जिन एलिमेंट्स के पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है तो इलेक्ट्रॉन गेन करने को रिडक्शन कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं, इनके पास रिडक्शन पोटेंशियल होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो होती है, लॉस करने वाली टेंडेंसी को हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं और गेन करने वाली टेंडेंसी को रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम बात कर रहे हैं एस ब्लॉक की। तो अब आप मुझे बताएंगे कि जो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट से वो क्या है, वो तो मेटल है, और मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लॉस करते हैं। क्या करते हैं, लॉस। तो हम कह सकते हैं कि जो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स है इनके अंदर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, मींस दे हैव द टेंडेंसी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि लॉस करते हैं इसलिए हम कहते हैं कि एस ब्लॉक वालों के पास क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहां पर जो मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख रहा हूं ना, वो सिर्फ मैं रिडक्शन पोटेंशियल के लिए लिखूंगा। क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल के लिए लिखूंगा। या अब रिडक्शन कहते हैं इलेक्ट्रॉन के लेने को, गेन करने को कहते हैं। तो यहां पर बात करेंगे हम किसकी, कि इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी के लिए, मींस हम देखेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, तो मैं आपको सिंपली ये क्यों ना कहूं कि जो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं मेटल, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, मींस तो उनके पास हम कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो मुझे बताओ, एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, तो ठीक है, उनकी लॉस करने की टेंडेंसी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। लेकिन आप मुझे बताओ, एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या होगी। आप कहेंगे सर उनकी गेन करने की टेंडेंसी तो कम होगी, जाहिर सी बात है, अगर वो लॉस कर रहे हैं तो फिर उनकी गेनिंग टेंडेंसी बहुत कम होगी। तो इनकी गेनिंग टेंडेंसी बहुत कम होती है, ये ज़हन में रख लेना। ठीक है, क्योंकि एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स की जो रिडक्शन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन जो लेने वाली टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन की जो लेने की सलाहियत है वो बहुत कम होती है। तो हमने कह सकते हैं कि जो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स है इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी है वो बहुत कम है, मींस माइनस में होती है, नेगेटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं एस ब्लॉक वाले, तो इनकी लॉस करने की सलाहियत, इनकी इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत बहुत अच्छी है, लेकिन इनकी लेने की सलाहियत बहुत कम होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है इनकी रिडक्शन पोटेंशियल, तो एस ब्लॉक वाले की रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम होती है, कि इसमें माइनस में होती है। और अगर रिडक्शन माइनस में होगी तो इससे ये क्लियर होता है कि उनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत कम है, इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत क्या होगी, बहुत ही कम होगी। तो मैंने लिखा है कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैव हाई टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, तो एस ब्लॉक वालों के अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी बहुत हाई होती है, हेंस इसीलिए वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, पॉजिटिव आयन बना लेते हैं। अब मैंने अभी कहा कि जिनकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होगी तो उसकी लेने की टेंडेंसी बहुत कम, और इलेक्ट्रॉन की लेने की टेंडेंसी को हम रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। तो हमने कहा एस ब्लॉक वालों की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत कम है, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है एस ब्लॉक वालों की, वो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात, मैं बार बार ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह रहा हूं ना, ये रिडक्शन पोटेंशियल के लिए कह रहा हूं। तो मुझे बताएंगे आप, एस ब्लॉक वालों की जो रिडक्शन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत वो क्या कम होती है, माइनस में होती है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये है कि इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत बहुत कम होती है। ठीक है, तो मैंने लिखा है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स है हाई नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाई नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा हूं। तो मींस इनकी नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव में बहुत ज्यादा है, मींस इनकी इलेक्ट्रॉन की लेने की सलाहियत बहुत कम है, लेकिन ये देने में इनकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होती है, तो इनकी फिर रिडक्शन बहुत कम होती है, मींस नेगेटिव में होती है। हाई नेगेटिव मैंने बिल्कुल लेने में बहुत बेकार है, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन लेने में बहुत बेकार है। ठीक है, इनके अंदर इतनी टेंडेंसी नहीं है, मैंने लिखा है। और आपको पता है कि जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन के लॉस करने को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, और गेन करने को रिडक्शन कहते हैं। तो मुझे बताएं क्या, ये जो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स है ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, क्या करते हैं, लॉस करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी रिडक्शन माइनस में होगी। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेते नहीं है बल्कि ये लॉस करते हैं। तो और हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन लॉस करने को ऑक्सीडेशन कहते हैं। हमने कहा इलेक्ट्रॉन जो लॉस करता है, लॉस करने वाले को क्या कहते हैं, बेसिक में मैंने आपको पढ़ाया था, वहां कहते हैं, क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लॉस करने में सबसे अच्छे, तो हम कह
सकते हैं कि एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स और जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं हम उन्हें रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एस ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स हैं वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। दे इजीली लॉस इलेक्ट्रॉन, वो बहुत अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। तो मैंने लिखा है इसलिए कि इनकी नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है बहुत हाई, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन लेने में बेकार है, ठीक है, लेकिन इनकी इलेक्ट्रॉन देने में अच्छे हैं। तो इलेक्ट्रॉन देने में अच्छे हैं तो देने वालों को क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग है। तो हम कहते हैं हेंस दे आर द पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, ये बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि जो इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा वो उतना जल्दी रिएक्टिव करेगा, ये तो आपको पता है, ठीक है। तो इसका मतलब, और इलेक्ट्रॉन जल्दी कौन देगा, कैसे पता चलेगा, वैल्यू से, जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव में ज्यादा होगी। हमने कहा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है तो इसका मतलब उसकी लेने की सलाहियत बहुत कम। जब उसकी लेने की सलाहियत बहुत कम होगी इलेक्ट्रॉन, तो वो देने में वेरी अच्छा होगा। और हमने कहा जो इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा, देने में अच्छा होगा, वो रिएक्शन भी फास्ट करेगा। तो मैंने यहीं लिखा है कि रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मीन्स जिसकी नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगी तो समझ जाना कि उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत बहुत कम, लेकिन वो देने में अच्छा होगा। जिसकी इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत कम होती है उसकी वर्ड देने में बहुत अच्छी होती है। तो मैंने लिखा रिएक्टिविटी नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ डायरेक्ट है। जिसकी नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगी तो उसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा, एक्सेप्ट लिथियम, सिवाय लिथियम को छोड़ के, क्योंकि लिथियम की नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा है पूरे एस ब्लॉक में, सबसे ज्यादा लिथियम की है, एक्सेप्शनली है, ठीक है। तो इसकी ज्यादा है। अच्छा, क्यों है ज्यादा ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन इसकी रिएक्टिविटी तो बहुत कम है ना। तो मैंने कहा लिथियम को निकाल के बाकी अगर जिसकी नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करने में बेकार होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन लॉस करने में अच्छा होगा। और जो हमने कहा जो इलेक्ट्रॉन लॉस अच्छा करेगा, जल्दी करेगा, तो उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, तो क्लियर हो गई बात। अगर हमने कहा कि यहाँ पर देखें, अगर इसका मैं ट्रेंड आपको बता दूं, देखें ये फर्स्ट ग्रुप है लिथियम की इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत कितनी है, बहुत कम होती है, -3.05, ठीक है। और सोडियम की इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत -2.71 और पोटाशियम की -2.93। अच्छा, मैंने कहा एक्सेप्शनल है। अगर आप लिथियम को निकाल के अगर आप देखेंगे तो माइनस वाली वैल्यू टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, ठीक है। अगर अच्छा ये बात देखें ना, तो मैंने कहा कि लिथियम की एक्सेप्शनली ज्यादा है, ठीक है। हालांकि लिथियम की जो माइनस में है वो बहुत ज्यादा है सबसे पूरे एस ब्लॉक में, ये एक्सेप्शनली है। क्यों है, मैं आपका इसका रीजन बता रहा हूं, ठीक है। लिथियम को छोड़ के बाकी अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव वैल्यू क्या होगी, वो बढ़ती जाती है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अब अगर हम ट्रेंड की बात करें, तो अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड का मसला ये है कि जिस केटाइन की साइज है, हमने कहा कि ये जो आयन है ना बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन तो नहीं करते, लॉस करते हैं, तो इनकी गेन करने की माइनस में होगी, मतलब ये गेन नहीं। अगर चलो हम इनको गेन करवाएंगे, फोर्स देकर करवाएं, मान लो अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन बेरिलियम है, जैसे बेरिलियम को अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन करवाऊँ, मैं इसको कहूँ इलेक्ट्रॉन गेन करो, और आपको कहूँ मैग्नीशियम को इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए कहूँ, और कैल्शियम को इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए कहूँ, तो कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किसकी थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत ज्यादा होगी, आप बोलेंगे बेरिलियम, क्योंकि बेरिलियम की साइज छोटी है, तो छोटी साइज वाला इलेक्ट्रॉन थोड़ी बहुत गेन करने की टेंडेंसी रखेगा। तो हम कहेंगे कि बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत थोड़ी बहुत है, तो हम कहेंगे फिर इसकी नेगेटिव वैल्यू बहुत कम होगी, ठीक है। ऊपर से नीचे जाएंगे तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन इसके मुकाबले में देर से गेन करेगा, तो इसकी गेन करने की टेंडेंसी बेरिलियम से कम होगी, क्योंकि इसकी बड़ी साइज है, तो इसकी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा, इसका मतलब है उसकी गेनिंग एबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। इसी तरह कैल्शियम की साइज उससे बड़ी होती है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी उससे भी क्या है, वो कम। तो क्यों, क्योंकि साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत कम होती जाती है। तो अब आप मुझे बताओ, कोई ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम जाए तो आयन की साइज बढ़ती है, हमने कहा साइज बढ़ेगी तो उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत कम होगी, हमने कहा अगर उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत कम होगी तो फिर उसकी रिडक्शन जो होगी, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, मींस कौन सी, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव में ज्यादा होती जाएगी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव में ज्यादा, इसका मतलब उसके इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत कम होती जा रही है। तो टॉप टू बॉटम नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीज होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत कम हो जाती है, लेकिन लॉस करने की ज्यादा होती जाती है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप में भी ऐसे है, लिथियम को छोड़ के अगर आप देखेंगे तो टॉप टू बॉटम नेगेटिव वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। लिथियम की एक्सेप्शनली ज्यादा है, ठीक है, ये याद रखना। वैसे अगर पूछे तो फर्स्ट ग्रुप में नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टॉप टू बॉटम इंक्रीज, डिक्रीज या इरेगुलर, तो आप कहेंगे कोई रेगुलर है, क्योंकि लिथियम की ज्यादा है,
फिर उसके बाद पोटाशियम सोडियम की क्या है माइनस में, कम है, फिर माइनस में ज़्यादा है, तो ज़्यादा कम ज़्यादा कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता, ठीक है, इसी तरह। अच्छा, अब हम ये देखें लिथियम, मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं कहूँ लिथियम को इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए कहूँ और सोडियम को गेन करने के लिए कहूँ, और आप मुझे बताओ लिथियम की साइज बहुत छोटी होती है ना, तो लिथियम की साइज छोटी होती है तो आप कहेंगे सर इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन हमने क्या लिखा है -3.05, बहुत कम लिखी है, तो इसका मतलब है कि इसकी माइनस है, इसका मतलब है ये लिथियम इलेक्ट्रॉन लेने में बहुत बेकार है, सबसे बेकार है, बैड है। तो इसकी देखो ना सबसे माइनस है, तो इसका मतलब है हालांकि लिथियम की साइज छोटी है तो इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत कम है, बहुत देखो नेगेटिव में, तो इसका मतलब है इसकी बहुत कम है। क्यों कम है? हालांकि साइज छोटी है, इलेक्ट्रॉन लेने की साइज ज़्यादा है, ठीक है, तो इसकी हम बात करेंगे, इसको छोड़ के बाकी सबकी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसी पे डिस्कस करें कि इनकी ज़्यादा क्यों है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको छोटी सी चीज़ पढ़ा दूँ, मैंने यहाँ लिखा है ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी पावर, ये जो एस ब्लॉक वाले ना ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, तो ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी पावर, इनकी हाई रिएक्टिविटी पावर की वजह से दे कैन नॉट बी यूज इन वोल्टेज सेल, हम इनको वोल्टेज सेल में कभी भी इस्तेमाल नहीं करते एज इलेक्ट्रोड के तौर पर। जैसे आपको पता है वोल्टेज सेल जो होते हैं गैल्वेनिक सेल, हम उसमें क्या करते हैं, दो मेटल के प्लेट्स डिप करते हैं, किसमें, सोल्यूशन में, और सोल्यूशन में क्या होता है, पानी, जैसे हम कॉपर जिंक ये सेल कर, ठीक है, लेकिन हम एस ब्लॉक मेटलों को कभी भी हम इलेक्ट्रोड बना के वोल्टेज सेल में कभी भी हम क्या करेंगे, यूज नहीं करेंगे, कभी भी हम इनके इलेक्ट्रोड्स सॉल्यूशन के अंदर डिप नहीं कर सकते। क्यों नहीं? क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि जैसे ही अगर आप इनकी प्लेटें अगर आप पानी में डिप करेंगे तो ये पानी के साथ उसी वक्त ही रिएक्शन कर लेंगे और क्या कर देंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ये अपने जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, जैसे ही पानी में डालेंगे तो ये पानी को इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं, पानी को जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो बजाय आज जैसे ही इलेक्ट्रोड इसकी प्लेट डालेंगे तो पानी के साथ रिएक्शन हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो बजाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के ये क्या होगी कि पानी के साथ रिएक्शन करके ये इलेक्ट्रोड खत्म हो जाते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं सॉल्यूशन के साथ। लेकिन जिंक और कॉपर उनको अगर पानी में डालेंगे तो वो रिएक्शन पानी के साथ नहीं करते, ठीक है, वो पड़ेंगे और फिर वो इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नली सर्किट से पास करके वो फिर करंट फ्लो करते हैं, ठीक है। इसी तरह मैंने यहाँ पे लिखा ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी पावर की वजह से हम इनको वोल्टेज सेल में इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो आपका वोल्टेज सेल है विच इज बेस्ड ऑन वाटर एज अ सॉल्वेंट, उसमें क्योंकि वोल्टेज सेल में हम पानी इस्तेमाल करते हैं एज अ सॉल्वेंट के तौर पर सोल्यूशन बना के, बिकॉज दीज, तो ये एलिमेंट जो है एस ब्लॉक वाले, दीज आर रैपिडली ऑक्सीडाइज बाय वाटर, तो ये पानी के साथ ऑक्सीडाइज हो जाए जल्दी, इसलिए हम इनको वोल्टेज सेल में यूज नहीं करते। अगर करेंगे तो ये पानी के साथ उसी वक्त रिएक्शन कर लेंगे और ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ठीक है, हाई रिएक्टिविटी हो जाते। अच्छा, नेक्स्ट हमने कहा, अब चलते हैं, मैं आपको यही बताने वाला हूं। अगर आप देखें कि मैंने कहा लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा क्यों है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, तो चलें मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि लिथियम की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होनी ज़्यादा चाहिए पर है बहुत कम, देखो ना माइनस में है। ऐसा क्यों सर? एक्चुअली मैं आपको ये बात बताऊं कि इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी है ना वो हम वाटर में चेक करते हैं, किसमें? सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कैलकुलेट की जाती है कि किसी भी आयन की एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कितनी है, तो उसकी हमेशा सॉल्यूशन के अंदर ही फाइंड की जाती है, डिटरमाइन की जाती है। तो यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ कि ये देखो ये एक पानी है, ठीक है, अब मान लो यहाँ पर ये लिथियम पड़ा हुआ है, ये लिथियम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, लिथियम पॉजिटिव, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, ये लिथियम इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी, ठीक है, लिथियम की साइज बहुत छोटी होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ये पानी के अंदर पड़ा हुआ है, मान लो ये पानी है, लिथियम की साइज छोटी है तो इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की, गेन करने की टेंडेंसी अपने ग्रुप में दूसरों से मुकाबले में ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हमने कहा लेकिन इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत कम क्यों हो जाती है? मीन्स इनकी नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब ये लेने में बहुत बेकार हो जाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वजह क्या है मुझे बताओ? लिथियम कहाँ पड़ा हुआ है? पानी में पड़ा हुआ है। तो आपको पता है कि जब केटाइन पानी में पड़े होते हैं तो अभी अभी आपने पढ़ा कि उसको पानी के मॉलिक्यूल चारों तरफ से अट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ लिथियम पड़ा हुआ है तो इसके साथ पानी के मॉलिक्यूल इसको क्या करते हैं, इसको अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ये पानी के मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये पानी के मॉलिक्यूल, अब आप मुझे बताओ लिथियम, तवज्जो करना, लिथियम अपने इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, मान लो इसको गेन करवा रहे हैं, तो लिथियम की साइज छोटी है तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा,
लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत कम क्यों होती है? उसकी वजह ये कि लिथियम कहाँ पड़ा हुआ है? वाटर में। तो लिथियम के साथ पानी के मॉलिक्यूल चारों तरफ से अट्रैक्ट होते हैं। और आपको पता है लिथियम की साइज अपने ग्रुप में सबसे छोटी है, छोटी साइज का है। तो हमने कहा कि जब केटाइन छोटी साइज का होता है तो उसके साथ पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पानी के मॉलिक्यूल ना लिथियम के साथ ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो इस ज्यादा अट्रैक्शन की वजह से पानी के मॉलिक्यूल कुछ ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं लिथियम को। तो इस पानी के मॉलिक्यूल की अट्रैक्शन की वजह से यहाँ से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को हमने कहा क्या कहते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। तो तवज्जो करना, लिथियम की साइज बहुत छोटी होती है, उसके साथ पानी के मॉलिक्यूल, पानी में पड़ा हुआ है तो पानी के मॉलिक्यूल इस लिथियम को चारों तरफ से अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट करते हैं और उस अट्रैक्शन से बहुत सारी यहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज होती है जो हाइड्रेशन एनर्जी से कहा जाता है। यहाँ बहुत सारी हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है। वो जो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है ना, वो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को आने से रोकती है, इस इलेक्ट्रॉन को आने से लिथियम इलेक्ट्रॉन लेने ले रहा है, लिथियम की इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत अच्छी होती है, छोटी साइज की वजह से ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है, इसकी थोड़ी बहुत टेंडेंसी अच्छी होती है दूसरों के मुकाबले में। लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत कम क्यों हो जाती है? वो हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से कि पानी के मॉलिक्यूल लिथियम को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी हाइड्रेशन एनर्जी, यहाँ पर बहुत सारी हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है। वो जो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है बहुत सारी, वो इस इलेक्ट्रॉन को आने से रोकती है, इस इलेक्ट्रॉन आने से रोकती है। लिथियम लेना चाहता है लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी क्या करेगी? उस इलेक्ट्रॉन को आने से रोकेगी। वो हाइड्रेशन एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को आने से रोकेगी, उसको कहेगी निकलो बाहर। तो इसी वजह से लिथियम की इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत इस हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से कम हो जाती है। यही इसका रीजन है कि लिथियम की आपसे पूछे ना नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत ज्यादा नेगेटिव क्यों है, मींस लिथियम की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी सबसे कम क्यों हो जाती है? आप कहेंगे क्योंकि पानी के अंदर पानी के अंदर लिथियम के साथ पानी के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, उससे बहुत सारी हाइड्रेशन एनर्जी निकलती है। वो हाइड्रेशन एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को लिथियम के आने से रोकती है। तो इस इलेक्ट्रॉन को, वो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उस इलेक्ट्रॉन को बाहर धक्का देती है, जिससे लिथियम की इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत कम हो जाती है इस एनर्जी की वजह से। वो एनर्जी रुकावट पैदा करती है उसको बाहर। यही मैंने लिखा है कि लिथियम की ज्यादा क्यों? मैंने कहा ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी विच प्रोमोट्स, वो एनर्जी प्रोमोट करती है कि ऑक्सीडेशन की तरफ, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को आने नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन को निकालने में मदद करती है वो एनर्जी, तो आने नहीं देगी उसको। तो जिसकी वजह से लिथियम की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम हो जाती है इस हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से। ठीक है, ये क्लियर होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमने कहा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का एक आखिरी पॉइंट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन। हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू की मदद से हम ये भी बता सकते हैं कि ये केटायन कितनी आसानी से आयन बनाएगा। आसानी से बनाएगा, डिफिकल्टली बनाएगा, कैसे? हम उसकी वैल्यू से। कैसे? अभी मैंने आपको कहा कि जिसकी नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगी तो उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम होगी, लेकिन उसकी वजह देने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी। तो जिसकी नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगी, समझ जाना वो इलेक्ट्रॉन गेन करने में अच्छा नहीं होगा, लेकिन वो लॉस करने में तो अच्छा होगा ना। तो जो लॉस करेगा वो जल्दी आयन बना लेगा। तो हम कह सकते हैं कि जिसकी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस करेगा, गेन नहीं करेगा तो लॉस करेगा जल्दी और इजीली वो आयन बना लेगा। तो हमें इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू की मदद से हम बता सकते हैं कि ये आयन जल्दी बनेगा या देर से बनेगा। ठीक है, अगर नेगेटिव ज़्यादा होगी तो समझ जाना इलेक्ट्रॉन लेने में बेकार है, लेकिन देने में अच्छा है, वो जल्दी लॉस करके और केटायन बना लेगा। नेक्स्ट अब आ जाते हैं 7 प्रॉपर्टी, डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में अगर आपको कहें, डेंसिटी डिपेंड करती है मास अपॉन वॉल्यूम पे। किस पे डिपेंड करती है? मास। डेंसिटी मास के सामने, तो डेंसिटी मास के साथ डायरेक्ट है, और वॉल्यूम, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर डेंसिटी कम होगी। ठीक है, अच्छा मुझे आप बताओ, डेंसिटी एक खास है, इसका एमसीक्यूज आता है। हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी कि कुछ प्रॉपर्टीज की वैल्यू टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है। हमने कहा कि एक खासियत, कोई भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है तो फिर उसकी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती है, या अगर टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। तो हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी कि उनकी वैल्यू एक साइड से इंक्रीज हो, दूसरी साइड से डिक्रीज हो रही थी, ऐसा था कुछ। तो यहाँ पर भी देखें कि हमने कहा कि ऊपर से नीचे डिक्रीज हो रही और लेफ्ट टू राइट। यहाँ पर भी देखें कि ऊपर से नीचे नेगेटिव इलेक्ट्रोड की बजट, अगर केटाइन की साइज बड़ी होगी तो उसकी नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो, मींस इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत कम होगी, नेगेटिव तब तो ज्यादा। तो हमने कहा कि लिथियम को छोड़ के हमने कहा कि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीज होती है, मींस नेगेटिव वाली बढ़ रही, और लेफ्ट टू राइट है इंक्रीज होती है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट अगर आप देखेंगे तो इंक्रीज होती है। ठीक है,
माइनस की नहीं, माइनस वाली अगर बात करें तो फिर इंक्रीज है और लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती है, ठीक है, इसी तरह बात करें। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये जो है ना डिक्रीज इंक्रीज, ये इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी की बात कर रहा हूं, तो नेगेटिव वाली वैल्यू बहुत, अगर ज्यादा है तो वो कम है, समझे, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी हमने कहा जितनी भी प्रॉपर्टी है एक साइड इंक्रीज होती है तो दूसरी साइड डिक्रीज होती है, लेकिन डेंसिटी के बारे में खास बात सुनो। डेंसिटी ऐसी प्रॉपर्टी है एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, डेंसिटी ऐसी प्रॉपर्टी है एस ब्लॉक के अंदर जिसकी वैल्यू टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, ग्रुप में भी इंक्रीज होती है और लेफ्ट टू राइट भी इंक्रीज होती है। ये वाहिद प्रॉपर्टी है जो ऊपर से नीचे भी इंक्रीज होती है और लेफ्ट टू राइट भी इंक्रीज होती है। ऐसा क्यों होता है, तो चले हम आपको बताएं। देखें डेंसिटी की अगर हम बात करें तो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम पे डिपेंड करती है ना। तो अगर आप देखें ग्रुप में, हमने कहा ग्रुप में डेंसिटी, फिर भी मैं कह रहा हूं कि डेंसिटी वो प्रॉपर्टी है जो टॉप टू बॉटम भी इंक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट भी इंक्रीज। अब हम देखें टॉप टू बॉटम क्यों इंक्रीज होती है, तो अगर आप देखें टॉप टू बॉटम की बात करें तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये देखें अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम की तो ये देखो, ये है लिथियम, लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है। फिर उसके बाद आता है सोडियम, सोडियम का मास होता है 23, कितना होता है 23। फिर इसी तरह पोटेशियम है, पोटेशियम का मास होता है 39। इसी तरह रुबिडियम है, उसका मास होता है तकरीबन 85। तो अगर आप देखें ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएं, डेंसिटी तो पता है, अब इसका ट्रेंड पढ़ रहे हैं, ऊपर से नीचे आपको पता है किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाए, फर्स्ट या सेकंड में ऊपर से नीचे जाते हैं तो एलिमेंट का मास बढ़ता है। तो देखो मास 7 है लिथियम का, सोडियम का 23 है, तो मास हमने कहा टॉप टू बॉटम अगर मास बढ़ रहा है तो हमने कहा अगर मास बढ़ेगा तो फिर डेंसिटी बढ़ती है। बिल्कुल हम कह सकते हैं टॉप टू बॉटम ग्रुप में मास बढ़ता है, मास बढ़ता है तो हमने कहा कि इसकी डेंसिटी भी बढ़ती है। लेकिन आगे भी तो सुनो ना, हमने कहा टॉप टू बॉटम सिर्फ मास थोड़ी बढ़ता है बल्कि साइज भी तो बढ़ती है ना, वॉल्यूम भी तो बढ़ता है ना। अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी देखो, लिथियम की साइज बहुत छोटी होती है, सोडियम की साइज उससे बड़ी होती है। लिथियम की साइज कुछ छोटी होती है, यहाँ पर लिखता हूँ लिथियम की साइज, सोडियम की उससे बड़ी होती है, पोटेशियम की उससे बड़ी, रुबिडियम की उससे बड़ी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम ग्रुप में देखें तो टॉप टू बॉटम मास बढ़ रहा है, हमने कहा मास बढ़ रहा है तो फिर डेंसिटी बढ़े। लेकिन आप यहाँ पर भी तो देखें कि टॉप टू बॉटम मास थोड़ी, वॉल्यूम भी तो बढ़ रहा है, साइज भी तो बढ़े, और हमने कहा अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर डेंसिटी कम होगी। अब सवाल ये पैदा है कि हम किसके हिसाब से देखें, अगर मास के हिसाब से देखेंगे तो फिर डेंसिटी इंक्रीज होगी टॉप टू बॉटम, अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे तो फिर डेंसिटी डिक्रीज होगी। तो हम किसके हिसाब से देखें, तो यही मैं आपको बताने वाला हूं कि ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम अगर जाएंगे तो डेंसिटी इंक्रीज होती है क्योंकि मास बढ़ता है। अब आप कहेंगे सर वॉल्यूम भी तो बढ़ रहा है ना, तो आप वॉल्यूम के हिसाब से डेंसिटी डिक्रीज क्यों नहीं लिख रहे, आपने मास को डोमिनेट किया। यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि मास इज अ डोमिनेंट फैक्टर देन वॉल्यूम। तो याद रखो टॉप टू बॉटम मास भी बढ़ता है जिसकी वजह से डेंसिटी बढ़े, टॉप टू बॉटम, लेकिन वॉल्यूम भी बढ़ता है और हमने कहा वॉल्यूम बढ़ने की वजह से डेंसिटी कम हो जाती है। तो हम डेंसिटी मास के हिसाब से काउंट करें या वॉल्यूम के, अगर मास के हिसाब से देखेंगे डेंसिटी इंक्रीज होती है, अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे तो डिक्रीज होगी। क्लियर होगी बात। तो हम किसके हिसाब से देखेंगे, हम मास के हिसाब से देखते हैं। क्यों, क्योंकि मास इज अ डोमिनेंट फैक्टर देन वॉल्यूम, क्योंकि टॉप टू बॉटम मास का जो ऑर्डर है वो वॉल्यूम के मुकाबले में ज्यादा इंक्रीज होता है। तो कहने का मतलब ये है कि मास का असर वॉल्यूम से ज्यादा होता है, तो इसलिए हम मास के हिसाब से डेंसिटी देखें। मास डोमिनेंट फैक्टर है, कहने का मतलब यह है कि टॉप टू बॉटम मास का असर ज्यादा बढ़ रहा है और वॉल्यूम के मुकाबले में, तो इसलिए जिसका असर ज्यादा होगा प्रॉपर्टी का हम उसके हिसाब से ही उसका वैल्यू देखेंगे। ठीक है, तो उसकी क्या होगी, इंक्रीज और डिक्रीज। तो मास टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी, लेकिन मास का असर ज्यादा, मतलब मास कुछ ज्यादा ही इंक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम वॉल्यूम के मुकाबले में, इसलिए हम मास के हिसाब से डेंसिटी देखते हैं। तो मास का असर ज्यादा है वॉल्यूम से, इसलिए हम मास के हिसाब से देखते हैं कि मास के हिसाब से टॉप टू बॉटम डेंसिटी इंक्रीज होती है। क्लियर हो गई बात। तो डेंसिटी टॉप। और लेफ्ट टू राइट पीरियड की बात करें तो मैंने लिखा है पीरियड में अगर हम देखें लेफ्ट टू राइट तो आपको पता है अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बेरिलियम आता है, और आपको पता है बेरिलियम का मास 9 होता है और इसकी साइज बहुत छोटी होती है। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट की बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मास बढ़ता है, और मास बढ़ेगा तो हमने कहा डेंसिटी
सॉरी लेफ्ट टू राइट मास बढ़ता है तो हमने कहा डेंसिटी बढ़ेगी, और लेफ्ट टू राइट वॉल्यूम कम हो रहा तो भी डेंसिटी बढ़ेगी। तो इसमें तो कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो हमने कहा पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो डेंसिटी इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि मास भी इंक्रीज होता है और वॉल्यूम डिक्रीज होता है। मास इंक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज, तो इससे डेंसिटी बढ़ेगी। अच्छा, लेफ्ट टू राइट है तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, दोनों की वजह से इनकी मास की वजह से भी इंक्रीज हो रही है और वॉल्यूम की वजह से भी, लेफ्ट टू राइट की बात कर। तो हम कह सकते हैं कि जो सेकंड ग्रुप वाले हैं उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो मैंने लिखा है सेकंड ग्रुप वालों की डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि इनका मास ज्यादा होता है फर्स्ट वालों से, और इनकी साइज भी छोटी होती है, वॉल्यूम भी छोटा होता है। तो इसी वजह से सेकंड वालों की डेंसिटी फर्स्ट वालों से ज्यादा होती है। अच्छा, सिर्फ डेंसिटी नहीं बल्कि हार्डनेस भी सेकंड वालों की ज्यादा है फर्स्ट वालों, मतलब हार्डनेस जो होती है सेकंड वाले ज्यादा हार्ड होते हैं फर्स्ट वालों के मुकाबले में। अच्छा, हार्डनेस किस पे डिपेंड करती है? देखो, हार्डनेस डिपेंड करती है कि उस मेटल के अंदर वो जो एटम है उनके दरमियान में बाइंडिंग फोर्स ज्यादा है। बाइंडिंग फोर्स कितनी है? अगर मेटल के एटमों में बाइंडिंग फोर्स बहुत ज्यादा है, अगर बाइंडिंग फोर्स बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है कि वो बहुत ही हार्ड होंगे। अगर बाइंडिंग फोर्स कमजोर है तो वो सॉफ्ट होंगे, हार्ड नहीं होंगे, ठीक है, और इजीली कट जाएंगे। तो मैंने कहा हार्डनेस जो होती है वो सेकंड वालों की ज्यादा होती है, फर्स्ट वालों की कम। वजह ड्यू टू ग्रेटर बाइंडिंग फोर्स इन सेकंड है, क्योंकि जो सेकंड ए ग्रुप वाले हैं उनके एटमों में जो बाइंडिंग फोर्स होती है, इंटर एटॉमिक फोर्स, वो बहुत ज्यादा होती है फर्स्ट वालों के मुकाबले में। इसलिए सेकंड वाले हार्ड होते हैं और फर्स्ट वाले कम हार्ड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है इनकी, अगर आपसे पूछे क्यों बाइंडिंग फोर्स ज्यादा है, क्योंकि सेकंड वालों की साइज छोटी है, और मैंने आपको बताया कि अगर साइज छोटी होगी एटम की तो उनमें अट्रैक्शन बाइंडिंग फोर्स बहुत ज्यादा होती है। तो सेकंड वालों की साइज बहुत छोटी है, इसी वजह से उनके एटमों में बाइंडिंग फोर्स, इंटर एटॉमिक फोर्स बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से ये हार्ड होते हैं। और फर्स्ट वालों की साइज बड़ी है, उनके एटमों में दरमियान में जो बाइंडिंग फोर्स होती है वो बहुत कम होती है, तो अट्रैक्शन कम होती है, तो ये सॉफ्ट होते हैं उनके मुकाबले में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फिर मैंने यहां लिखा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा है लिथियम। फर्स्ट ग्रुप वाले हमने कहा सॉफ्ट होते हैं और ये डेंसिटी भी इनकी कम होती है। लिथियम, इनमें से भी सुनो डेंसिटी कम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये जो तीन एलिमेंट है ना फर्स्ट ग्रुप के, इनकी ये तो बहुत हल्के हैं। तो मैंने क्या कहा, टॉप टू बॉटम डेंसिटी इंक्रीज होती है। तो लिथियम की सबसे पूरे एस ब्लॉक में अगर आप पूछे कि सबसे कम डेंसिटी किसकी है, तो लिथियम की। लिथियम की डेंसिटी कम, उससे थोड़ी ज्यादा इसकी, उसके ज्यादा। हमने कहा कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीन एलिमेंट्स है, इनकी डेंसिटी कम होती है, और ये इतनी कम होती है, दे आर द लेस डेंसर देन वाटर, ये पानी से भी हल्के होते हैं, इनकी डेंसिटी पानी से भी कम, हालांकि मेटल है, इनकी डेंसिटी पानी से भी कम होती है। तो ये पानी के ऊपर क्या करते हैं, अगर आप इनको रखेंगे तो ये फ्लोट करेंगे, ये सिंक नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि इनकी डेंसिटी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीन एलिमेंट, इनकी डेंसिटी पानी से कम है, ठीक है। याद रखो, पूछा जाता है, अगर आपसे पूछे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और वाटर भी दे तो पूछे इनमें से ज्यादा डेंसर कौन है, तो आप वाटर को करेंगे, क्योंकि वाटर की डेंसिटी इनसे ज्यादा होती है। अगर ये पानी में डालेंगे तो ये पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, सिर्फ इनकी डेंसिटी कम नहीं, बल्कि मैंने लिखा, अच्छा इनकी डेंसिटी कम क्यों, इनकी डेंसिटी कम क्यों है, क्योंकि इनका मास कम होता है, यहां पर मास, ठीक है, मास। लेकिन एंड वेरी सॉफ्ट, ये सिर्फ इनकी डेंसिटी सिर्फ कम नहीं है, बल्कि ये मेटल सॉफ्ट होते हैं बहुत, ये इजीली कट जाते हैं, इजीली कैन बी कट, हम इनको आसानी से केक की तरह काट सकते हैं। तो ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, आसानी से कट जाते हैं। वजह, अब ये आसानी से क्यों कट रहे हैं, ड्यू टू वीक इंटर एटॉमिक फोर्स इन देयर क्रिस्टल, क्योंकि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनके एटमों में जो फोर्स होती है वो थोड़ी वीक होती है। तो फोर्स वीक की वजह से ये क्या हो जाते हैं, ये फर्स्ट ग्रुप वाले ये आसानी से कट जाते हैं, ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो इनमें अट्रैक्शन कम होती है सेकंड वालों के मुकाबले में, तो ये इजीली सॉफ्ट होते हैं, मींस कट भी जाते हैं और इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, ठीक है। अब आ जाओ इनका ट्रेंड, मैंने यहाँ लिखा है, देखिए फर्स्ट ग्रुप में लिथियम की डेंसिटी कितनी है, 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ऊपर से नीचे जाते तो हमने कहा डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज वन पर, क्योंकि मास इंक्रीज हो रहा है। हमने कहा वॉल्यूम का असर नहीं होता जितना मास का असर होता है, तो मास डोमिनेंट फैक्टर है, तो मास का असर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हम डेंसिटी मास के हिसाब से काउंट करते हैं टॉप टू बॉटम। बेरिलियम में भी देखो टॉप टू बॉटम डेंसिटी तो 1.85 है, तो नीचे जाएंगे तो बेरियम की 3.35 होती है, तो डेंसिटी टॉप टू बॉटम क्या होती है, इंक्रीज होती है। और लेफ्ट टू राइट भी देखो इंक्रीज है, लिथियम की डेंसिटी 0.53 है, तो अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बेरिलियम की कितनी है, 1.85 है, तो लेफ्ट टू राइट भी डेंसिटी बढ़ती है टॉप टू बॉटम। मैंने लिखा ऊपर से नीचे भी बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट भी बढ़ती है, तो ये वाहिद प्रॉपर्टी है जो ऊपर से नीचे भी इंक्रीज होती है और लेफ्ट टू राइट भी है। अच्छा, एक और बात, अब आ जाओ फर्स्ट ग्रुप की डेंसिटी, एक दो एक्सेप्शनल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आता है। लिथियम है ना, लिथियम की साइज बहुत छोटी है, तो हमने कहा इसका मास कम है, लिथियम का मास कम है तो इसकी डेंसिटी कम है। लिथियम के बाद कौन आता है, सोडियम, तो सोडियम का 23 मास है तो फिर उसकी डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। फिर सोडियम के बाद आता है पोटेशियम, तो पोटेशियम का मास 39 है, ज्यादा है सोडियम, और हमने कहा मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो कहने का मतलब ये कि लिथियम के बाद किसकी डेंसिटी आनी चाहिए, सोडियम की, सोडियम के बाद पोटेशियम की आनी चाहिए। लेकिन हमने क्या लिखा है कि जो पोटेशियम की डेंसिटी है वो सोडियम से कम होती है,
हालांकि पोटेशियम का मास ज़्यादा है तो पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन मैंने लिखा है ये एक्सेप्शनल केस है कि पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से कम होती है। क्यों कम होती है सर? पोटेशियम का तो मास ज़्यादा है तो पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से ज़्यादा होनी चाहिए, आपने पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से कम लिखी है। क्यों? वजह इसकी क्या? इसकी वजह ये है, मैं आपके सामने लिखा हूँ। इसकी वजह ये कि अगर आप पोटेशियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करें, इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d। आप इनका याद है, हम जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसका 3d खाली छोड़ देते हैं। 3d छोड़ने के बाद आप क्या फिल करते हो? इसका 4s1, यही करते हैं आप। तवज्जो करना, हमने कहा कि अगर आप पोटेशियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखें तो आप 1s2 2 3p के बाद आप 3d छोड़ देते हो, आप 3d को खाली छोड़ के आप 4s भरते हो। हमने कहा जब 3d, यही तो पोटेशियम का मसला है कि पोटेशियम में 3d छोड़ के हम 4s भरते। अब जब 3d छोड़ के 4 भरेंगे तो 4 भरेंगे तो जाहिर सी बात है 4 शेल आ जाएगा। तो हमने कहा अगर शेल 4 आ गया, एक्स्ट्रा शेल आ जाएगा तो फिर पोटेशियम की साइज बढ़ जाती है। हमने कहा 3d छोड़ के 4s भरते हैं तो 4s भरने की वजह से क्या होता है कि पोटेशियम की साइज कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। पोटेशियम की साइज, पोटेशियम का वॉल्यूम कुछ ज्यादा बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि उसकी डेंसिटी सोडियम से कम हो जाती है। एक्स्ट्रा वॉल्यूम बढ़ने की वजह से इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यही सबसे इंपॉर्टेंट रीजन। आपसे पूछे पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से कम क्यों है, तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि पोटेशियम के अंदर 3d वाले ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं, तो 3d छोड़ के क्योंकि 4s भरा जाता है, जैसे शेल की एडिशन हो जाती है, तो 3d पूरा ही नहीं हुआ, आपने 4s भरा तो शेल की साइज, शेल बढ़ गए, शेल साइज बढ़ गई। हमने कहा पोटेशियम की साइज बढ़ जाएगी, तो जब साइज बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो हमने कहा उसकी डेंसिटी फिर थोड़ी कम हो जाती है। तो पोटेशियम की 3d छोड़ के 4s बनने की वजह से वॉल्यूम कुछ ज्यादा बढ़ जाता है, कुछ ज्यादा वॉल्यूम बढ़ने की वजह से ये थोड़ा हल्का हो जाता है, इसकी डेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है। किसके मुकाबले में? सोडियम के मुकाबले में। यही तो ड्यू टू वैकेंट 3d ऑर्बिटल और हेंस इसका तो 3d ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं और 4s बढ़ते हैं। इससे क्या होता है कि एटम की साइज बढ़ जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमने कहा डेंसिटी इसकी थोड़ी कम हो जाएगी सोडियम के मुकाबले में। अगर पूछे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो इनमें से पूछे डेंसिटीज किसकी ज्यादा है, तो आप कहेंगे किसकी ज्यादा है? तो सोडियम की ज्यादा है। पोटेशियम की कम होती है, एक्स्ट्रा वॉल्यूम, ज्यादा कुछ वॉल्यूम की वजह से। वो वॉल्यूम क्यों ज्यादा इसका बढ़ता है? डी वैकेंट की वजह से, क्योंकि डी छोड़ देके हम 4s भरते, जैसे साइज बढ़ जाती है और इसका वॉल्यूम काफी ज्यादा हो जाता है और डेंसिटी इसकी थोड़ी कम हो जाती है सोडियम के मुकाबले में। ये इसका रीजन। नेक्स्ट लास्ट वन प्रॉपर्टी कौन सी है? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं किसी भी सॉलिड को मेल्ट करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं वो टेम्परेचर जो किसी लिक्विड को बॉयल करने के लिए चाहिए। अब आप मुझे बताओ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का अगर ट्रेंड देखें तो पहले ये देखें कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड किस पे करती है। तो मैंने लिखा है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटर एटॉमिक फोर्स। कॉमन सेंस की बात है, इंटर एटॉमिक फोर्स पे डिपेंड करता है। अगर किसी मेटल के एटमों में अगर फोर्स बहुत ज्यादा होगी, कॉमन सेंस है कि अगर किसी मेटल के एटमों में फोर्स ज्यादा होगी तो उसको ब्रेक करने के लिए क्या टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जिस मेटलों के एटमों में इंटर एटॉमिक फोर्स ज्यादा, तो उनको मेल्ट करने के लिए, ब्रेक करने के लिए टेम्परेचर भी ज्यादा, तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। तो हमने कहा कि अगर इंटर एटॉमिक फोर्स ज्यादा होगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। अब इंटर एटॉमिक फोर्स किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक साइज पे। अब एटॉमिक साइज के साथ उसकी इनवर्स है कि अगर साइज बड़ी होती है एटमों की तो उनके अगर एटॉमिक साइज बड़ी होगी तो फिर उनकी इंटर एटॉमिक फोर्स कम होगी। अगर इंटर एटॉमिक फोर्स कम तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। अगर एटम की साइज छोटी होगी, अगर एटॉमिक साइज छोटी है तो फिर उनके एटमों में अट्रैक्शन ज्यादा। फिर अगर एटॉमिक साइज कम होगी तो इंटर एटॉमिक फोर्स ज्यादा होती है, छोटे एटमों में अट्रैक्शन ज्यादा, इंटर एटॉमिक फोर्स ज्यादा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। तो यहां पर अब मुझे बताओ फर्स्ट ग्रुप अगर ट्रेंड की बात करें तो क्लियर हो गया। अब आ जाओ ट्रेंड। अभी आपने कहा कि टॉप टू बॉटम, अगर हम ऊपर से नीचे जाएं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? कम होती है। क्यों? क्योंकि इंटर एटॉमिक फोर्स कम होती है। ऊपर से नीचे जाते हैं ना तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहा हूं तो फर्स्ट ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? कम होती है। बॉइलिंग पॉइंट कम, क्योंकि इंटर एटॉमिक फोर्स कम होती है। इंटर एटॉमिक फोर्स सर क्यों कम हो रही है? क्योंकि साइज बढ़ जाती है। तो अगर आप देखें टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगी, हमने कहा साइज बढ़ने से एटमों में इंटर एटॉमिक फोर्स कम, इंटर एटॉमिक फोर्स कम तो उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम, वो जल्दी मेल्ट हो जाएंगे। तो देखिए लिथियम के एटमों की साइज छोटी है तो छोटी साइज वालों में अट्रैक्शन ज्यादा, तो हम कहेंगे लिथियम के एटमों में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी। ज्यादा अट्रैक्शन होगी तो ज्यादा अट्रैक्शन है, इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। सोडियम के एटम की साइज बढ़ी है तो अट्रैक्शन कम होगी इनके एटमों में, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम। पोटेशियम की साइज बढ़ी, रुबिडियम की उससे बड़ी सीजियम की, तो सीजियम की साइज
अपने ग्रुप में सबसे बड़ी है। हमने कहा सीजियम के बहुत बड़े एटम होते हैं तो इनके दरमियान में जो अट्रैक्शन होती है वो बहुत कम होती है, और हमने कहा अगर अट्रैक्शन बहुत कम होगी, इंटर एटॉमिक फोर्स सीजियम के एटमों में कम होती है साइज बड़ी की वजह से, इसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी सीजियम की कम होती है। और आपको पता है सीजियम जो होता है ना, सीजियम की रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा, अगर रूम टेम्परेचर से थोड़ा ऊपर टेम्परेचर देंगे तो ये मेल्ट हो जाता है, ये लिक्विड स्टेट में चला जाता है। और फ्रेंशियम सीजियम के बाद आता है, फ्रेंशियम की साइज तो सीजियम से भी ज्यादा है, तो इसलिए कहते हैं कि फ्रेंशियम अराउंड रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है। क्यों? क्योंकि फ्रेंशियम के एटम की बहुत बड़ी साइज है, इसलिए फ्रेंशियम के एटमों में जो अट्रैक्शन होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए फ्रेंशियम स्लाइटली अबव द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा अगर आप करेंगे तो वो लिक्विड की स्टेट में रहता है फ्रेंशियम। सीजियम भी थोड़ा ज्यादा, अगर आप थोड़ा सा रूम टेम्परेचर से अबव करेंगे तो ये भी लिक्विड स्टेट में चला जाता है। तो ठीक है यार, इसलिए साइज बड़ी होती है इनकी, तो इनके एटमों में इंटर एटॉमिक फोर्स कम होती है, इसलिए इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप में अगर आपसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड पूछे तो आप क्या कहेंगे कि फर्स्ट ग्रुप में टॉप टू बॉटम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि इंटर एटॉमिक फोर्स कम होती जाती है, उसकी वजह के साइज बढ़ती है। ठीक है, एटम की। नेक्स्ट सेकंड ग्रुप का मसला होता है, सेकंड ग्रुप में ना देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप में अगर आपसे पूछे ना, कभी एमसीक्यूज में आपसे पूछे कि भाई बताओ अल्कलाइन अर्थ मेटल जो सेकंड ग्रुप वाले मेटल है उनके अंदर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या है, तो उनकी वैल्यू मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, या रिमेन कांस्टेंट सेम रहती है, या नो रेगुलर ट्रेंड। तो आप क्या कहेंगे? नो रेगुलर। सेकंड ग्रुप में कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता। क्यों? देखें, अगर सेकंड मेल्टिंग पॉइंट अगर हम बात करें, सेकंड ग्रुप की मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट में बेरिलियम की साइज छोटी है तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। बेरिलियम के बाद कौन आता है? मैग्नीशियम। बेरिलियम के बाद जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मैग्नीशियम की होनी चाहिए, क्योंकि बेरिलियम की साइज छोटी है तो इनमें अट्रैक्शन ज्यादा, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद मैग्नीशियम, हमने मैग्नीशियम नहीं लिखा, हालांकि मैग्नीशियम उसके बाद आना चाहिए, लेकिन मैग्नीशियम की मेल्टिंग पॉइंट अपने ग्रुप में सबसे छोटी हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैग्नीशियम की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अपने ग्रुप में सबसे कम है। तो हमने इसका मतलब रेगुलर नहीं ना, रेगुलर तब है तो मेल्टिंग पॉइंट पहले किसकी? बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम। लेकिन हमने कहा कि मेल्टिंग पॉइंट का एक्सेप्शनल क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीशियम की मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम हो जाती है अपने ग्रुप में। अब आप पूछेंगे ना मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीशियम की कम क्यों हो गई, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मैग्नीशियम की मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाती है, हालांकि मैग्नीशियम के तो सर एटम बहुत छोटे तो उनमें इंटर एटॉमिक फोर्स ज्यादा होती है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम से, तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होनी चाहिए ना। तो मैग्नीशियम की मेल्टिंग पॉइंट कम की है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट इसलिए कम है कि मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ ये इंटर एटॉमिक फोर्स पर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि उन एटम की अरेंजमेंट पर भी डिपेंड करती है। मैग्नीशियम के एटम्स के मिलने का जो तरीका होता है, अरेंजमेंट होता है, वो दूसरों से चेंज होता है। मैग्नीशियम के एटम छोटे हैं, लेकिन मैग्नीशियम के एटम मिले हुए इस तरीके से होते हैं कि उनके दरमियान में बहुत वीक फोर्स पैदा हो जाती है। तो मैग्नीशियम के एटमों में फोर्स जो होती है ना वीक, वो बहुत कमजोर हो जाती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये नहीं कि छोटे एटम है, उसकी बड़े एटम, ठीक है छोटे एटम है, उसकी वजह ये है कि उन एटमों का जो मिलने का तरीका होता है वो ऐसा होता है कि उनके एटमों में अट्रैक्शन बहुत कमजोर, मतलब कि बहुत लो पैदा होती है, अट्रैक्शन बहुत कम होगी, जिसकी वजह से मैग्नीशियम जल्दी मेल्ट हो जाता है। उसकी वजह यह है कि उसकी अरेंजमेंट कुछ ऐसी है एटम की कि उनके अरेंजमेंट की वजह से उनके एटमों में फोर्स बहुत वीक हो जाती है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम की मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाती है? तो इसके क्रिस्टल एटम्स में अरेंजमेंट ऐसी होती है कि इनके एटमों में फोर्स कमजोर होती है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम की मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम हो जाती है, अपने ग्रुप में सबसे कम हो जाती है। अगर आपसे पूछे कि सेकंड ग्रुप में सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसकी है, तो मैग्नीशियम की है, और सबसे ज्यादा तो बेरिलियम के। माना मैग्नीशियम को बस आखिर में रखो, बाकी ट्रेंड जैसा है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट में भी अलग है। बॉइलिंग पॉइंट पे बेरिलियम, फिर बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम आ जाता। मैग्नीशियम की बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम है और मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे कम है, याद रखो अपने ग्रुप में, ठीक है। मैग्नीशियम बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट में एक्सेप्शनली कम है सबसे, ठीक है। अच्छा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में बेरिलियम आता है। बेरिलियम के बाद हमने कहा मैग्नीशियम तो उधर चला गया, लेकिन हमने कहा बेरियम की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। हालांकि बेरियम की मेल्टिंग पॉइंट कम है, लेकिन बेरियम की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अच्छा, इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों हो गया, मेल्टिंग पॉइंट कम है? एक्चुअली क्या है ना, बेरियम के एटम बड़ी साइज के होते हैं, और बड़ी साइज वाले एटम की याद रखो, बड़ी साइज वाले जो एटम होते हैं ना, बड़ी साइज वाले एटम सॉलिड स्टेट में बड़ी साइज के एटमों में अट्रैक्शन कम होती है। सॉलिड स्टेट में बड़ी साइज के एटमों में अट्रैक्शन कम होती है, लेकिन लिक्विड स्टेट में बड़ी साइज के जो एटम है उनमें अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो अब मुझे बताओ कि जब बेरियम सॉलिड था तो इसके एटम बड़े होते हैं, तो इनके एटमों
में अट्रैक्शन कम होती है, इसलिए बेरियम जल्दी मेल्ट हो जाता है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है, ठीक है। लेकिन हमने कहा जैसे ही बेरियम मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, तो हमने कहा बेरियम जब लिक्विड स्टेट में चला जाएगा तो लिक्विड स्टेट में इस बेरियम के एटम होते हैं बड़ी साइज के, तो लिक्विड स्टेट में बेरियम के एटमों में अट्रैक्शन बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि उसकी बॉइलिंग पॉइंट कैल्शियम स्ट्रोंशियम से भी ज्यादा हो जाती है। तो इसी वजह से लिक्विड स्टेट में बेरियम के एटमों में अट्रैक्शन कुछ ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि बड़ी एटम वाले लिक्विड स्टेट में ज्यादा अट्रैक्शन करते हैं, सॉलिड में कम करते हैं। तो सॉलिड में तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम है, जब ये पिघल जाता है तो मेल्ट हो जाता है, जब ये लिक्विड बन जाता है, जब इसके लिक्विड को बॉइल करें तो इसकी लिक्विड स्टेट में इसकी क्या होगी, बेरियम की ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये ज्यादा होगी बेरियम की बॉइलिंग पॉइंट, तो ठीक है, ये ऑर्डर है, ये एक्सेप्शनल केस है। तो हम कह सकते हैं कि कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, ठीक है, कि किसी की बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाती है, किसी की मेल्टिंग पॉइंट कम, तो इरेगुलर है, ठीक है, इस तरीके। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की अगर मेल्टिंग बॉइलिंग की बात करें तो मैंने कहा मेल्टिंग और बॉइलिंग में सेकंड वालों की ज्यादा होती है, क्योंकि इनकी छोटे साइज होते हैं एटम, इनमें अट्रैक्शन इंटर एटॉमिक फोर्स बहुत ज्यादा, सेकंड वालों की इंटर एटॉमिक फोर्स ज्यादा होती है, फर्स्ट वालों की इंटर एटॉमिक फोर्स कम होती है। तो इसलिए सेकंड वालों की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, फर्स्ट वालों की कम है, ठीक है। तो ये थे ग्रुप 10, ठीक है। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, उनको भी शेयर करें। फॉर एंट्री टेस्ट और फॉर कोचिंग एग्जाम के लिए दोनों के लिए क्या है, ये बहुत ही अच्छे टॉपिक है, इनको अच्छे तरीके से कंसेप्चुअली क्लियर करें। इंशाल्लाह आपकी जो भी एंट्री टेस्ट है, चाहे प्री इंजीनियरिंग हो चाहे प्री मेडिकल हो, इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।